दीपक स्पर्श श्रीवास्तव एक अच्छा इंसान था और आश्चर्यजनक रूप से न तो वह और न ही उसका परिवार अपने दृष्टिकोण में बहुत अधिक पितृसत्तात्मक था। दीपक की मासूमियत, अपनी पत्नी के लिए उसका प्यार, वह उसे जिस तरह का सम्मान देता था और उसे लुभाने के लिए उसने जो कुछ भी किया वह ताज़ी हवा के झोंके की तरह था। उसने फूल मितांशी गोयल को हल्के में नहीं लिया और फूल ने उसे वैसे ही प्यार किया जैसा वह था। शादी की रस्में खत्म हो चुकी थीं और जब दीपक का परिवार अपने गांव के लिए रवाना हुआ तो वह एक दिन और वहां रुका क्योंकि फूल का परिवार एक मंदिर में कुछ रस्में करना चाहता था। दीपक फूल के साथ निकल गया और यात्रा पर निकल पड़ा, जहां उसे अपने गांव सूरजमुखी पहुंचने के लिए कई सार्वजनिक परिवहन बदलने पड़े। ट्रेन में दीपक ने देखा कि वहां कई नवविवाहित जोड़े बैठे थे और दुल्हनें एक ही रंग की पोशाक पहने हुए थीं। उन सभी ने अपने चेहरे घूंघट से ढके हुए थे। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी और किसी तरह दीपक ने एक झपकी लेने में कामयाबी हासिल की। वह अचानक जाग गया और पाया कि उसकी मंजिल आ गई है और रात हो चुकी थी जब ज्यादातर यात्री सो रहे थे। वह जल्दी से उठा, अपना सामान लिया, फूल को अपने पीछे आने को कहा और ट्रेन से बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि फूल की जगह उसके साथ एक और महिला थी। इस महिला का नाम जया प्रतिभा रांता था और उसकी शादी प्रदीप भास्कर झा नाम के एक लड़के से हुई थी। ऐसा लगा कि यह उसकी ओर से एक वास्तविक गलती थी और जया को यह भी एहसास नहीं हुआ कि यह उसका पति नहीं बल्कि कोई और आदमी था जिसने उसे अपने साथ आने के लिए कहा था। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि जया को यह एहसास तब हुआ जब वह ट्रेन से उतरी, लेकिन उसने जानबूझकर चुप रहना चुना। दीपक के दोस्त गुंजन, दाऊद हुसैन सहित उसका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने उसका बहुत गर्मजोशी और प्यार से स्वागत किया। दीपक और उसके परिवार को अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि उसकी पत्नी को किसी और के साथ बदल दिया गया है। दीपक अपनी मां यशोदा, गीता अग्रवाल शर्मा, पिता पंकज शर्मा, भाभी पूनम, रचना गुप्ता और अन्य लोगों के साथ रहता है। जब प्रदीप का स्टेशन आया तो उसने फूल को अपनी पत्नी समझकर ट्रेन से उतरने के लिए कहा। फूल को तब बहुत दुख हुआ जब उसे एहसास हुआ कि वह खो गई है। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है और वह उन सभी कामुक पुरुषों के बीच वास्तव में असुरक्षित महसूस कर रही थी जो उसका फायदा उठाने के स्पष्ट इरादे से स्टेशन पर उसे घेरे हुए थे। दीपक ने फूल की तलाश शुरू की, लेकिन उसके पास उससे संपर्क करने का कोई साधन नहीं था और उसे यह भी नहीं पता था कि वह अभी भी ट्रेन में है या किसी स्टेशन पर उतर गई है। दूसरी ओर फूल को छोटू सत्येंद्र सोनी नाम का एक लड़का मिला जिसने उसकी मदद करने का फैसला किया और वह उसे मंजू माई छाया कदम नाम की एक महिला के पास ले गया जिसकी स्टेशन पर ही चाय और नाश्ते की दुकान थी। मंजू माई लड़की को अपने साथ रखने या उसे आश्रय देने को लेकर संशय में थी, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी स्थिति से सहानुभूति रखने लगी और उसे अपने साथ रहने के लिए कहा। छोटू फूल को स्टेशन मास्टर विवेक सावरकर के पास उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए ले जाता है। फूल को वह गांव याद नहीं है जहां दीपक रहता है और उसका अपना गांव गंगापुर इस क्षेत्र के गांवों के लिए एक बहुत ही आम नाम है। फूल का कहना है कि दीपक के गांव का नाम फूल से मिलता जुलता है। फूल का कहना है कि वह अपने गांव वापस नहीं जा सकती क्योंकि दीपक द्वारा उसे पीछे छोड़ दिए जाने के लिए उसे दोषी ठहराया जाएगा। जया ने दीपक के परिवार को कुछ नहीं बताया और उसने अपने घर का पता और फोन नंबर भी गलत दिया। वह कहती है कि उसका नाम पुष्पा है जो पंकज की पत्नी है और वह छत्तीसगढ़ से है। जया को पता चल गया था कि उसका मंगेतर किस तरह का आदमी है। ऐसी अफवाहें थी कि उसने अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी थी। हालांकि उस आदमी के इलाके में जिस तरह का प्रभाव था उसके कारण अदालत में आरोप कभी साबित नहीं हुए। जया के पास प्रदीप का फोन था और उसने सिम कार्ड जला दिया ताकि पुलिस उसे ट्रेस न कर सके। जया ने अपने सारे गहने सुरक्षित रखने के लिए यशोदा को दे दिए। दीपक जया से वादा करता है कि वह उसे घर वापस ले आएगा, चाहे उसे फूल मिले या नहीं। जया एक नया सिम कार्ड खरीदने के लिए परिवार के राशन कार्ड का इस्तेमाल करती है। जया ने अपनी कलाई पर अपने नाम का टैटू गुथवाया था, लेकिन उसने पेन का इस्तेमाल करके इसे जया से श्रेया में बदल दिया। प्रदीप जया से सिर्फ दहेज के लिए शादी कर रहा था और वो एक बहुत ही दयनीय आदमी था जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब उसकी पत्नी गायब हो गई तो उसे इसकी भी परवाह नहीं थी और उसे सिर्फ इस बात से परेशानी थी कि जया के पास सारे गहने थे। प्रदीप स्थानीय इंस्पेक्टर टीपी त्रिभुवन के पास रिपोर्ट भी दर्ज कराता है। जया ने अपनी मां से आगे पढ़ने की भीख मांगी थी, लेकिन उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं मिली। जया देहरादून जाकर ऑर्गेनिक खेती करना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि यही भविष्य है। दरअसल जया के पास भागने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन जब वो गलती से दीपक के साथ स्टेशन पर उतर गई तो उसे पता चल गया कि उसके हाथ में एक मौका आ गया है। जया गहने बेचकर अपनी कॉलेज की फीस भरना चाहती थी। इस बीच पुलिस अधिकारी श्याम मनोहर रवि किशन ने मामले की जांच शुरू की तो दीपक उसके पास गया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मनोहर 15,000 रुपए की रिश्वत मांगता है, लेकिन 5,000 रुपए में समझौता कर लेता है। वह कांस्टेबल दुबे, दुर्गेश कुमार और बेला कनुप्रिया ऋषिमुन के साथ काम करता है। मनोहर को त्रिभुवन से गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलती है जिसमें कई समानताएं हैं, जैसे ट्रेन का नाम और घटना की तारीख। मनोहर जया की तस्वीर मांगता है और उसे पता चलता है कि जया 150 ग्राम सोने के गहने ले जा रही है। श्याम मनोहर को एहसास हुआ कि कुछ संदिग्ध था और जया वह नहीं थी जो वह होने का दिखावा कर रही थी। जया ने कहा कि उसका नाम पुष्पा रानी है, लेकिन मनोहर को दूसरे पुलिस स्टेशन से सूचना मिली कि जया नाम की एक महिला उसी दिन और उसी ट्रेन से लापता हो गई थी।
मनोहर ने जया का पीछा करना शुरू कर दिया और उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वह झूठ बोल रही थी। मनोहर की योजना थी कि वह प्रदीप से पैसे लेगा और जया के पास जो गहने थे उनमें से कुछ हिस्सा भी रखेगा। मनोहर को पता चलता है कि जया ने अपने कुछ गहने बेचे हैं और आलम सराय में हेमा त्रिपाठी को 5,000 रुपए के 5 मनीडर भेजे हैं। फूल के दिल पर उन अजनबियों की उदारता का गहरा असर हुआ जिन्होंने उसकी मदद की और इससे उसे अपने बारे में कुछ एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि जब वह कड़ी मेहनत करती है और अपनी सेवाओं के बदले पैसे पाती है तो उसे कितनी संतुष्टि मिलती है। फूल ने मंजू की चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वह स्वतंत्र महसूस करती थी और यह अपने आप में उसके लिए बहुत ही मुक्तिदायक एहसास था। फूल को लगा कि वह सिर्फ किसी की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी अपनी एक पहचान है। जया गुंजन के साथ काम करती है और फूल के लिए गुमशुदा लोगों के पोस्टर प्रकाशित करती है। गुंजन के पास एक प्रिंटिंग प्रेस था। इस बीच जया का झूठ पकड़ा गया। त्रिभुवन द्वारा भेजी गई लापता दुल्हन की फोटो जया से मेल खाती है और श्याम मनोहर ने साफ कह दिया कि वह उसे उसके पति को सौंपने जा रहा है। जया यह जानकर टूट गई कि इतना अनुरोध करने के बाद भी कोई भी उसे वह करने नहीं दे रहा जो वह करना चाहती है। उसने मनोहर से कहा कि उसका दोष यह है कि वह पढ़ना चाहती थी और वह इतनी भोली थी कि उसे लगता था कि वह वयस्क है, इसलिए वह एक लोकतांत्रिक देश में अपने फैसले खुद ले सकती है। उसने पैसे देहरादून के एक कृषि महाविद्यालय में भेज दिए थे जहां वह आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। उसने मनोहर को बताया कि उसका पति कैसा आदमी है और कैसे वह उसके साथ जाने के बाद उसकी जिंदगी नरक बना देगा। मनोहर भले ही भ्रष्ट पुलिस वाला था लेकिन वह अंदर से बुरा आदमी नहीं था। प्रदीप आया और अपने अहंकार में उसने मनोहर की मेज पर नोटों का बंडल फेंक दिया और उसकी पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया जैसे कि वह उसकी संपत्ति हो। प्रदीप ने जया को पुलिस स्टेशन में थप्पड़ मारा और मनोहर और उसके साथी भी हैरान रह गए कि वह आदमी उसे अछूत मानता है। प्रदीप जया के साथ जाने वाला था, तभी मनोहर ने उसे रोक दिया। उसने प्रदीप से कहा कि हालांकि मामला सुलझ गया है लेकिन एक और मामला चल रहा है और इस वजह से वह प्रदीप को जया को ले जाने नहीं दे सकता। उसने कहा कि जया 18 साल से ज्यादा की है और चूंकि वह जाना नहीं चाहती, इसलिए अगर प्रदीप ने उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर किया तो उसे उसके खिलाफ केस दर्ज करना होगा। मनोहर एक डराने वाला आदमी था और तब तक वह प्रदीप से बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था जिससे प्रदीप को लगा कि वह कुछ नहीं कर सकता। मनोहर ने यह साफ साफ कह दिया कि दहेज लेना एक अपराध है और प्रदीप ने कई गवाहों के सामने स्वीकार किया कि उसने दहेज लिया है। प्रदीप हैरान रह गया और उसने मनोहर को धमकाने की कोशिश की लेकिन उसका यह कदम भी वैसा नहीं निकला जैसा उसने सोचा था। जया को आगे की पढ़ाई करने का मौका मिला और उसके पोस्टरों की वजह से फूल आखिरकार दीपक से संपर्क करने में सफल हो गई और उसके गांव सूरजमुखी में वापस आ गई। श्याम मनोहर ने जया के गहने नहीं लिए और उसे अपने जुनून को आगे बढ़ाने और जीवन में सफल होने के लिए कहा। जया दीपक के परिवार से मिलने के लिए वापस जाने का वादा करके चली गई जिसके साथ उसका बहुत मजबूत रिश्ता बन गया था। दीपक जिस तरह का आदमी था उससे फूल बेहद खुश थी।